नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। विकासशील हरियाणा में आज बात मनोहर राज में जल संरक्षण को लेकर शुरू की गई मेरा पानी मेरी विरासत योजना की करेंगे। वर्तमान सरकार का दावा है कि आवाम के हित में सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। गांव के आखिरी छोर तक सिंचाई के लिए नहरों का पानी पहुंचाया गया और अब पानी के कारण किसानों की फसल बर्बाद नहीं हो रही। लेकिन पानी को बर्बादी से बचाना भी हम सभी का काम है, जिसे लेकर मनोहर सरकार लगातार आवाम को जागरूक कर रही है। तो चलिए विकासशील हरियाणा में सरकार के इन दावों की हकीकत जानते हैं। करीब 8 साल पहले प्रदेश की सत्ता पर मनोहर सरकार पूर्ण बहुमत के साथ काबिज हुई और सरकार ने हर उस मंच से दावा किया कि प्रदेश में अब किसी की अनदेखी नहीं होगी। खासकर किसानों के अच्छे दिन लाना सरकार की पहली प्राथमिकता में शामिल है। सिंचाई के लिए पानी बंटवारे में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और अब सरकार का यह भी दावा है कि किसानों को खेती के लिए उचित मात्रा में पानी दिया जा रहा है। प्रदेश में पानी की समस्या किसी से छिपी नहीं थी, जिसे दूर करने का हर वो सरकार दावा करती आ रही थी जो सत्ता के सिंहासन पर काबिज होना चाहती थी। बावजूद इसके कम पानी की वजह से किसान बदहाली के कगार पर थे। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में भी पानी बड़ा मुद्दा बना, जिसे बीजेपी ने जमकर भुनाया और किसानों को ये भरोसा दिलाया कि पिछली सरकार की नीतियों की वजह से खेतों तक सिंचाई के लिए पानी नहीं पहुंच रहा है। चुनावी रिजल्ट के बाद प्रदेश की कमान साफ और बेदाग छवि के नेता मनोहर लाल को मिली और चुनौती किसानों से किए गए इन वादों को पूरा करना था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि उनकी सफल नीतियों की वजह से आज गांव के आखिरी छोर तक पानी पहुंच रहा है। इन 8 सालों में अपने इस प्रदेश में किस प्रकार के काम होने चाहिए, उसकी एक दिशा और एक दशा ये तय की है और उसमें खासकर जो हमारे विशेष कठिनाइयां भविष्य की हैं, उनकी भी चिंता की है। एक बड़ी कठिनाई वो है यहां पानी की। हरियाणा पानी का डेफिसिट स्टेट है, पानी की कमी वाला प्रदेश है। सारे देश का हिसाब लगाए तो उतनी कमी शायद नहीं है, फिर भी इस पानी की अगर संभाल नहीं की तो हरियाणा का संकट तो अभी है, बाकी प्रदेशों में भी आने वाले 15-20 साल में संकट खड़ा हो सकता है। आज पूरे देश में आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो पूरे देश के अंदर 1100 बीसीएम माने बिलियन क्यूबिक मीटर इतना पानी उपलब्ध है और आज हमारी खपत है 800 बीसीएम। 1100 बीसीएम पानी हमारे पास है, 800 की खपत है। अर्थात आने वाले 20 साल तक हम उस पानी का ठीक से उपयोग करेंगे तो हमारी चिंता नहीं है। लेकिन हरियाणा की अगर मैं बात करता हूं तो हरियाणा में एमएएफ मिलियन एकड़ फीट जिसको कहते हैं, आज हमारे पास 32 एमएएफ पानी इसकी डिमांड है। हमारी जरूरत है 32 एमएएफ की और हमारे पास है कितना, 16 एमएएफ। इतना पानी कम है हमारा। अगर कम पानी है, इस कारण से हमारा बहुत सा इलाका सिंचाई में उसको पानी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि पीने की आवश्यकता तो सबकी पूरी करनी पड़ेगी, करते हैं। प्रदेश में किसानों के सामने सिंचाई के लिए पानी की कमी सबसे बड़ी समस्या थी। मौसम की मार के कारण किसानों को खेती के लिए समय पर पानी नहीं मिल पाता था, जिससे किसानों की फसल या तो अच्छी नहीं होती थी या फिर पूरी तरह से बर्बाद हो जाती थी। किसानों की इस समस्या से पार पाना मनोहर सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। 2026 तक हरियाणा जो है कैसे हम उसको बाढ़ मुक्त कर सकते हैं। हालांकि बाढ़ अभी भी नहीं आती उतनी ज़्यादा, लेकिन वाटर का जो इकट्ठा होता है कुलेशा कई दिन तक खड़ा रहता है, वो पानी निकालने की कोशिश के बावजूद भी कई जगह तो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 28 दिन तक भी वो पानी खड़ा रहता है और कई बार एक फसल किसान की बोई भी नहीं जाती है। ऐसा भी सारे विषय जो ध्यान में किए हैं, वो सब एक प्रकार से उस सारी स्थिति से मुक्त होने के लिए 2026 तक हम ये सारे काम करके और पूरी ज़मीन को उपयोगी बना सकेंगे। जल भराव के जो पानी है, जो एरिया है, उसमें जैसे मैंने बताया रिचार्ज बोरवेल्स
इसको बनाने के लिए एक स्कीम हम जल्दी लेकर के आएंगे। किसानों की कंट्रीब्यूशन से और जहाँ जहाँ बोरवेल वो चाहते हैं उनको बोरवेल हम लगा करके दे सकें अथवा फाइनेंशियल हेल्प उनकी करें। अभी तक 20,000 जगह से डिमांड आई हुई है कि जहाँ रिचार्ज बोरवेल, चूस वेल जिसको कहते हो गांव में, तो ऐसे वेल्स को लगा करके और पानी को जो है उसका प्रबंधन ये सब किया जाए। एक सर्वे के मुताबिक प्रदेश के जल स्तर में लगातार गिरावट देखी जा रही है और इसकी वजह है घरेलू जरूरतों और सिंचाई के लिए पानी की मांग प्रतिदिन बढ़ना। ऐसे में सरकार के लिए चुनौती किसानों को उचित मात्रा में पानी पहुंचाना था, जिसके लिए सरकार ने एक के बाद एक कई कदम उठाए, जिसका सीधा फायदा प्रदेश की आवाम को मिल रहा है। आज हमारे पास जो पानी उपलब्ध है उस पानी को ठीक से व्यवस्थित ढंग से उसका प्रबंध करें। खास करके जो खराब पानी हो जाता है, क्योंकि वेस्ट वाटर जितना निकलता है पानी का उपयोग करने के बाद, चाहे हमारे सीवरेज का पानी है, चाहे नालियों का पानी है, तालाबों का पानी है, इस पानी को कैसे हम इसको शुद्ध करें, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ये कैसे लगा करके उसका पानी का दोबारा उपयोग करें, इसके कई प्रोजेक्ट इरिगेशन के आज इस विषय को लेकर के कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो पानी को सुधारने के लिए, खास करके ये जो धनवापुर में आज प्रोजेक्ट जिसका 137 करोड़ रुपए का ये जो प्रोजेक्ट है, ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसके माध्यम से साफ हुआ पानी इसको उपयोग करने के लिए खेतों में सिंचाई में कैसे लेकर के जाए, इसका जो है एक हमने आज जो शिलान्यास किया है। ये प्रोजेक्ट हमारे 207 प्रोजेक्ट हरियाणा में हो चुके हैं। लगातार इस पर काम कर रहे हैं कि 207 प्रोजेक्ट के माध्यम से जो हमको पानी मिलता है, जब ये तैयार हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, 4 लाख एकड़ अर्थात कुल भूमि का 5% इस पानी से हम सिंचाई करेंगे। जो मैं 30% कम बता रहा हूं, 5% पानी इनमें से लेकर के सिंचाई करेंगे। वर्तमान सरकार के दावों पर नजर डालें तो पिछली सरकार की ओर से हमेशा दक्षिण हरियाणा की उपेक्षा की गई है, जिसका खामियाजा गांव के किसानों को भुगतना पड़ता था। लेकिन अब बिना किसी भेदभाव के सभी को समान रूप से पानी उपलब्ध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। प्रदेश में फसल का पैटर्न बदला जाना आम बात थी, लेकिन सवाल ये कि आखिर किसान ऐसा करने को मजबूर क्यों थे। साथ ही मनोहर सरकार ने किसानों के लिए वो कौन कौन से कदम उठाए जिस कारण किसानों को इस समस्या से निजात मिली है। तो इन सवालों का जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिलने वाला है। देखिए रिपोर्ट। दक्षिण हरियाणा का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी की कमी से जूझ रहा था और इसकी वजह थी नहर के आखिरी छोर तक पानी का नहीं पहुंचना, जिससे वहां के किसान अपनी फसल का पैटर्न बदलने पर मजबूर थे। यही नहीं, गांवों में जल संसाधन जैसे तालाब आदि भी सूखने के कगार पर थे। लोगों को घरेलू काम के लिए भी पानी नहीं मिल पाता था। लेकिन अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के सहयोग से इसका भी विकल्प तलाश लिया है। पिछले दिनों में आह्वान किया था किसानों को कि धान की बुआई कम कर दें। मैं आभारी हूं उन किसानों का जिन्होंने धान की फसल कम बोई है। 1 लाख एकड़ धान हमारे यहाँ कम बोया गया, जिसके कारण से जो बचत पानी की हुई, उस पानी का उपयोग ज्यादा इलाके में हम सब्जियों के लिए, फलों के लिए, या जो ऐसी फसलें जहां पानी कम लगता है उसका आगे बढ़ा सके हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसका देश में भी हमारा नाम हुआ है, हमको लाभ हुआ है। प्रदेश की मनोहर सरकार के सामने इन ऊंचाई वाले इलाकों में पानी पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं था, जिसके लिए मनोहर सरकार ने जिला प्रशासन के सहयोग से यहाँ के स्थानीय निवासियों में मनरेगा के प्रति जागरूकता लाई और फिर जिस दक्षिण हरियाणा के क्षेत्रों में पिछले 30 सालों से पानी नहीं मिल रहा था, वहां आज फसल लहलहा रही है। बड़ी कठिनाई वो है यहाँ पानी की। हरियाणा पानी का डेफिसिट स्टेट है, पानी की कमी वाला प्रदेश है। सारे देश का हिसाब लगाए तो उतनी कमी शायद नहीं है। फिर भी इस पानी की अगर संभाल नहीं की तो हरियाणा का संकट तो अभी है, बाकी प्रदेशों में भी आने वाले 15-20 साल में संकट खड़ा हो सकता है। आज पूरे देश में आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो पूरे देश के अंदर 1100 BCM, BCM माने बिलियन क्यूबिक मीटर, इतना पानी उपलब्ध है और आज हमारी खपत है 800 BCM। 1100 BCM पानी हमारे पास है,
800 की खपत है, अर्थात आने वाले 20 साल तक हम उस पानी का ठीक से उपयोग करेंगे तो हमारी चिंता नहीं है। लेकिन हरियाणा की अगर मैं बात करता हूं तो हरियाणा में MAF मिलियन एकड़ फीट जिसको कहते हैं, आज हमारे पास 32 MAF पानी इसकी डिमांड है। हमारी जरूरत है 32 MAF की और हमारे पास है कितना, 16 MAF। इतना पानी कम है हमारा। अगर कम पानी है, इस कारण से हमारा बहुत सा इलाका सिंचाई में उसको पानी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि पीने की आवश्यकता तो सबकी पूरी करनी पड़ेगी, करते हैं हम, लेकिन सिंचाई के लिए जितना पानी हमको चाहिए, आज हमारी सिर्फ 40% जमीन जो हमारे सिंचाई से, यानी कैनाल की जो इरिगेशन है, नहरी सिंचाई से हम उसका उपयोग करते हैं। 30% ऐसा है जो ट्यूबवेल से हम जो है उसकी सिंचाई करते हैं। बाकी 30% इलाका ऐसा है जिसमें हम पानी पहुंचा नहीं पाते हैं। पूरा वर्षा के ऊपर निर्भर है। आ गई बरसात तो खेती हो जाएगी, नहीं आई तो खेती नहीं होगी। हम चाहेंगे कि हम खेती के इस प्रकार के सिस्टम बनाएं, इरिगेशन सिंचाई के सिस्टम बनाएं, माइक्रो इरिगेशन, ताकि उस 30% इलाका जो बाकी बचा हुआ है वहां भी आखिर तक पानी पहुंचा सके। यहाँ ये भी बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से पानी की समस्याओं को लेकर अब एक रोड मैप तैयार किया गया है, जिसके तहत जवाहरलाल नेहरू फीडर से पानी के बहाव को बढ़ाने पर जोर देने के साथ साथ कई दूसरी योजनाओं पर भी काम हुए हैं, ताकि नहरों के पानी को प्रदेश के आखिरी छोर तक पहुंचाया जा सके। इससे ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को पानी की किल्लत से जूझना नहीं पड़ेगा। बता दें कि मनोहर सरकार ये भली भांति जानती है कि विकास का मतलब सिर्फ शहरों तक सीमित रहना नहीं है, बल्कि विकास की हवा प्रदेश के आखिरी गांव तक पहुंचनी चाहिए। कि आने वाले समय में वर्षा के द्वारा होने वाला नुकसान, उसको कैसे कम किया जाए, पानी जो है उसकी निकासी कैसे ज़्यादा हो। जहाँ भी पिछले वर्षों में जो स्थितियाँ बनती हैं उसको आगे हम कैसे कंट्रोल करें। हमारे यहाँ कृषि प्रधान ये प्रदेश है, तो किसानों को अपनी जो बोने लायक ज़मीन है उसमें उनको कहीं नुकसान ना हो, इस प्रकार की योजनाएं हर वर्ष बनाई जाती हैं। और मई में हम उसका फिर से मूल्यांकन करते हैं कि जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स हैं वो सब उस समय तक कंप्लीट हो जाने चाहिए, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म वो सभी प्रारंभ हो जाने चाहिए, और उसमें बजट की भी जितनी आवश्यकता होती है वो हम जनवरी के इस महीने में जो होती बैठक होती है उसके अंदर पूरा विचार करके उनको बजट सैंक्शन एक प्रकार से करने के लिए कहा जाता है। वर्तमान की मनोहर सरकार इस बात से भली भांति वाकिफ है कि प्रदेश के विकास के लिए लाइन के आखिरी छोर में खड़े व्यक्ति की भी सहभागिता बेहद जरूरी है। ऐसे में सरकार की ओर से चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ भी आखिरी छोर तक पहुंचना चाहिए, और यही वजह है कि हरियाणा राजस्थान सीमा पर बसे राजगढ़ के पास लोहारू के उन गांवों में पानी पहुंचाया गया जहां दशकों से जमीन प्यासी थी। मनोहर सरकार अपने कार्यकाल के करीब 8 साल पूरे कर चुकी है। ऐसे में सरकार के सामने चुनौती उन बचे हुए कामों को पूरा करने की होगी जिसका सालों से लोगों को इंतजार है। सूर्य समाचार ब्यूरो रिपोर्ट। एक तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों को पानी मुहैया कराने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भविष्य के लिए पानी कैसे बचाया जाए, इसे लेकर किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के लाभार्थियों के साथ ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अगर आज हमने जल संरक्षण नहीं किया तो कल हमें भयंकर सूखे का सामना करना पड़ेगा। देखिए रिपोर्ट। ज्यादा चिंता का विषय है वो जमीन के अंदर का पानी। जमीन के अंदर के पानी को पूरा करने के लिए पहले हमारे तालाब थे, वो भी उपयोगी होते थे। जमीन में पानी को रिचार्ज करके नीचे सतह पर पहुंचाते थे। जमीन पोरस भी होती थी। जमीन के अंदर जैसे केचुए उस समय खेती में काम करते थे, वो जमीन को उसको जो पोरस कर देते थे और उसमें पानी जो है नीचे जमीन में चला जाता था। लेकिन अब हम देखते हैं जैसे केमिकल का जो खाद हमने उपयोग करना शुरू किया है, तब से मिट्टी की परतें, ऊपर की परतें, और वो सख्त होती जा रही हैं और वो ठोस हो गई हैं। सख्त होने से जमीन में वर्षा का पानी भी जो है वो रिसता नहीं है, तो उस रिसाव के ना होने के कारण से नीचे पानी नहीं जा रहा है। हमने इसके लिए कुछ प्रयोग करने शुरू किए हैं, जैसे रिचार्ज वेल, जैसे पानी जमीन के अंदर वर्षा के दिनों में कैसे जा सके, लगभग 1000 रिचार्ज वेल ये हमने बनाए हैं। इसी प्रकार
नई झीलें और जो पुरानी झीलें हैं और तालाब है उनको साफ करने का काम, नई झीलें बनाने का काम ये हमने किया है। इसके लिए हरियाणा में तालाब प्राधिकरण ये भी हमने बनाया है। लगभग 8000 तालाब हैं, उसको कैसे स्वच्छ किया जाए, कैसे उसकी सुंदरता बढ़ाई जाए, कैसे उसके पानी का उपयोग माइक्रो इरिगेशन के नाते हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे कदम और हमने उठाने शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि फसल विविधीकरण करने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से वित्तीय सहायता दी जा रही है। किसानों को ये प्रोत्साहन राशि 2 किश्तों में सीधे बैंक खातों में दी गई। खरीफ 2022 में 72,000 एकड़ क्षेत्र में धान की सीधी बुआई हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि धान की खेती के लिए सीधे बिजाई करने से 20 से 25% तक पानी की बचत होती है। इसीलिए सरकार ने धान की सीधी बिजाई को लेकर 4,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया है। उन्होंने उन किसानों का धन्यवाद किया जिन्होंने खरीफ 2022 में 72,000 एकड़ क्षेत्र में धान की सीधी बुआई की, जिससे 31,500 करोड़ लीटर पानी की बचत हुई। इन किसानों को 29 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, जिन खंडों में भूजल स्तर नीचे चला गया है वहां धान की जगह अन्य दूसरी फसल उगाने वाले किसान यदि बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली को अपनाते हैं तो उन्हें सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों की स्थापना के लिए 85% सब्सिडी दी जाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि पानी के हवा में वाष्पीकरण और भूमि में रिसाव को रोकने के लिए भूमिगत पाइपलाइन स्कीम के तहत नालों के स्थान पर पाइपलाइन बिछाई जाती है। इस योजना में किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ और अधिकतम 60,000 रुपए प्रति किसान अनुदान राशि दी जा रही है। इस योजना के तहत अब 1957 किसानों को 8 करोड़ 34 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में दी गई है। सरकार ने अगले 3 वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से गन्ने की खेती के तहत 2 लाख एकड़ क्षेत्र को कवर करने का लक्ष्य रखा है। मित्रों, पानी जो है वो बचाना बहुत जरूरी है। जैसे बताया कि पानी के बिना जमीन सूनी हो जाएगी। हम हमेशा अपनी जमीन को बचाने का काम करते हैं, इकट्ठा करने का काम करते हैं, सपने लेते हैं कि हमारे बाद हमारे बच्चों के वो जमीन काम आएगी, वो जमीन हमारी जायदाद है और उस जमीन को हम अपनी विरासत मानते हैं। लेकिन भूलिए मत कि जमीन के साथ पानी ये भी हमारी विरासत है। अगर पानी के बिना जमीन हमने दी तो उसका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया जिसका नाम दिया हमने मेरा पानी मेरी विरासत। और मेरा पानी मेरी विरासत के अंतर्गत जो योजना बनाई गई वो यही बनाई गई है कि हम कैसे पानी का उपयोग, इसका प्रबंधन ये हम कैसे ठीक करें। और ठीक करने के लिए हमने जैसे कहा कि धान की खेती, ये धान ऐसी फसल है और गन्ना फसल इस प्रकार की फसल है कि सबसे ज्यादा पानी धान में और गन्ने में लगता है। एक तो हमारे मित्र ऐसे हैं जो हमारे ध्यान में आए, उन्होंने अपने खाने में चावल खाना छोड़ दिया। और क्यों छोड़ा? वो कहते हैं कि 1 किलो चावल के उगाने में, उसको पैदा करने में 3000 लीटर पानी लगता है। कह लगे अगर मैं पाव भर भी यानी चावल अपने भोजन में खाऊंगा तो 750 लीटर पानी इसको मैं खराब करूंगा। तो इस प्रकार से एक संकल्प के नाते मैंने एक उदाहरण दिया है। लेकिन क्या हमारा किसान ये अपनी खेती में विविधीकरण करके अन्य फसलों का उपयोग यानी पैदावार करके क्या उसका पानी का बचाव नहीं कर सकता? निश्चित कर सकता है। जब बातचीत हुई तो हमारे किसानों ने कहा कि हमारी थोड़ी आमदन घटेगी। हमने कहा आमदन अगर घटेगी तो हम इस काम के लिए एक बहुत पवित्र कार्य है, हम स्टेट का जो बजट है वो भी इसमें लगा सकते हैं। आपको घाटा शायद पूरा तो ना भरपाई हो सके, लेकिन जो कारण है उसको यदि आप समझेंगे तो उसका कुछ थोड़ा मुआवजा हम भी देंगे। तो हमने 7,000 रुपये प्रति एकड़ ये मुआवजा शुरू किया आज से 2 साल पहले 2020 में। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब लोग जो आज जुड़े हुए हैं, हजारों की संख्या में आज जो मेरे साथ किसान जुड़े हैं, जिनको मैंने हमारे क्रांति मित्र ये कहा है, जल क्रांति मित्र ये हैं, अमृत क्रांति मित्र हैं। आप सब लोगों ने उसमें सहयोग किया और मेरी जानकारी के हिसाब से 1,74,464 एकड़ पिछले 3 साल में और इतनी जमीन पर चावल छोड़ करके और दूसरी फसलों के ऊपर आपने जो काम किया है, चाहे उसमें मक्का है, कपास है, बाजरा है, खरीफ की दालें हैं, खरीफ तिलहन है, सब्जियां हैं, चारा है, पॉपुलर सफेदा, ये भी हमने जोड़ दिया है। तो ऐसे लगातार हम तीनों वर्ष में जो रिजल्ट निकाल पाए 1,74,400
64 एकड़ भूमि पर हमने अपनी बिजाई दूसरी फसलों को बो करके एक बहुत अच्छा काम किया है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना से भूमिगत जल रिचार्ज होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के 14 जिलों के 36 चिन्हित खंडों में भूजल सुधार के लिए अटल भूजल योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा है कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत भूमिगत जल स्तर को ऊंचा उठाने पर काम चल रहा है, जिसके लिए प्रदेश के 8 डार्क जोन घोषित खंडों में 1000 रिचार्ज कुओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी तरह प्रदेश में 86 रेन वाटर हार्वेस्टिंग ढांचे बनाए गए हैं। कृष्णावती नदी और मसानी बैराज में रिचार्जिंग के लिए पानी छोड़ा जा रहा है और ये सभी काम आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी विरासत देने की सोच के साथ किया जा रहा है। और मैं चाहूंगा कि आपने जिन्होंने काम किया, ये एक पवित्र कार्य, पुण्य कार्य किया, अपनी अगली पीढ़ी के लिए किया। और इसमें लाभार्थी आप नहीं है, लाभार्थी तो सारा प्रदेश है। यानी हम कहेंगे कि हम लाभार्थी 7,000 रुपए के हैं, 7,000 रुपया तो केवल एक थोड़ी मात्रा में आपको जो आपको नुकसान होगा उसकी पूर्ति करने के लिए दिया। लाभ तो हमारी अगली पीढ़ी को हो रहा है, पूरे प्रदेश को हो रहा है। आप तो इसमें कर्म करने वाले कर्मार्थी बने हैं। कर्म करना ही हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ जो काम है वही है। हम कर्म करते जाएं, फल तो जिसको लेना होगा हमें मिलेगा या किसी और को मिलेगा, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से ये एक फलदायी कार्य है। इसको हमको अपने आप को भी करना है और बाकी लोगों को भी इसके लिए कराना है। और हमने तो यहां तक कहा कि अगर, क्योंकि हमारे किसान भाई जानते हैं कि 3, 4 साल, 5 साल के चक्र में एक साल फसल न बोई जाए तो फसल की उपजाऊ जो शक्ति है वो बढ़ती है। आप अगर विविधीकरण से दूसरी फसल न भी बोएं, लेकिन धान की जगह की फसल को आप खाली भी रखते हैं तो जमीन का उपजाऊपन बढ़ेगा और उसके बदले में भी हम 7,000 रुपया ये आपको देने वाले हैं। एक दूसरा तरीका पानी को बचाने का हो सकता है डायरेक्ट सीडिंग, सीधी फसल की जो बिजाई है धान की, अगर वो करते हैं उससे भी हमारा पानी बचता है। इसके लिए भी हमने 4,000 रुपया प्रति एकड़ इसका जो अनुदान है ये दिया है। तो उस पर भी बहुत से जो हमारे बंधु हैं वो आ गए हैं और अब हम चाहते हैं कि हर गांव का पानी ये बचना चाहिए। जल है तो बेहतर कल है, इस सोच के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कई ऐसी कोशिशें की जा रही हैं जिससे अगली पीढ़ी की जिंदगी आसान हो सके। लेकिन मनोहर लाल का कदम तभी सफल हो पाएगा जब प्रदेश का हर नागरिक जल बचाने की इस मुहिम में सरकार के साथ खड़ा होगा। सरकार के बहुत से ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हैं जिससे जो बरसात के दिनों का पानी है वो हम तालाबों में उसको भेज सकें और जो हमारे तालाब जो नए हम बनाएंगे, झीलें बनाएंगे, उसके अंदर रख सकें, पानी का रिचार्जिंग कर सकें। हमने मसानी डैम में ये प्रयोग किया है कि वहां पानी लगातार बरसात का जाता है और फुटों फुट पानी वहां खड़ा रहता है। तो उसका परिणाम ये निकला है कि वहां रेवाड़ी जिले के आसपास लगभग 10 फुट पानी इसका जो लेवल है ये ऊंचा आया है। तो ऐसा काम हम अपने खेतों में रिचार्जिंग वेल लगा करके कर सकते हैं, या वहां पर हम माइक्रो इरिगेशन के लिए अपने कुछ जिसको कहना चाहिए पानी संग्रह करने के लिए छोटे रिजर्वायर बनवा सकते हैं। उसके लिए सरकार सब्सिडी देती है। हम माइक्रो इरिगेशन का अगर प्रयोग करते हैं तो सरकार उसके लिए भी 85% ये सब्सिडी देती है। तो पैसे का उपयोग करके भी हम पानी को बचा सकें, ये बहुत ही एक आवश्यक कार्य है। गांव-गांव में हमारे जल प्राधिकरण जो हमारा जल संसाधन प्राधिकरण है हरियाणा का, उन्होंने तो योजना बनाई है कि पहले ब्लॉक के हिसाब से हम डार्क जोन का मूल्यांकन करते थे, सेंट्रल वाटर कमीशन ये करके देता था। अब तो हम स्वयं हर गांव का ये मूल्यांकन करेंगे कि उस गांव का पानी 1 साल पहले कितना था और अब 1 साल के बाद ऊपर आया तो कितना आया। हर गांव के लिए पीजोमीटर इसकी हमने व्यवस्था की है। लगभग 1500 गांव में ये पीजोमीटर लग चुके हैं। अन्य गांव में भी अगले वर्षों में पीजोमीटर लगाए जाएंगे, खास करके जब पानी का लेवल 100 फुट से ज्यादा नीचे चला गया है। जहां 100 फुट से ज्यादा नीचे पानी गया है, हमारे किसान बंधु जानते हैं जो ट्यूबवेल चलाते हैं कि हर साल एक पाइप या 2 साल के बाद एक पाइप उनको नीचे पानी का डालने पड़ता है। और पिछले 10 साल में तो लगातार हर वर्ष 1 मीटर पानी नीचे जा रहा है। ये बहुत एक खतरनाक ट्रेंड है, इसको हमको रोकना होगा और यदि इसको हम रोक लेंगे तो अगली पीढ़ी निश्चित रूप से हमको एक प्रकार से इस बात का श्रेय देगी कि हमारे पूर्वजों ने पानी की चिंता की है। बिना पानी के जिंदगी की कल्पना बेमानी है, लेकिन इस ओर पिछली किसी भी सरकार में ध्यान नहीं दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भूजल स्तर में लगातार गिरावट देखी जा रही है।
लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसे एक मिशन के तौर पर लिया और जल संरक्षण को लेकर सरकार की ओर से कई जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में पानी की समस्या दूर हो सकेगी। हमारे साथ विकासशील हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।